कहानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। ये बात 2017 की है। देहरादून में एक थाना आता है रायपुर। इसी थाना क्षेत्र में तपोवन एनक्लेव कॉलोनी आती है। इसी कॉलोनी में राजेश अपने परिवार के साथ रहता था। राजेश के पिता प्रेम सिंह राणा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गांव सबदलपुर के रहने वाले थे, लेकिन कई साल पहले वे उत्तराखंड आकर बस गए थे। यहाँ वे देहरादून की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटा राजेश और 5 बेटियां थीं। इनमें से 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी। साल 2000 में जब उनकी पत्नी की मौत हो गई तो प्रेम सिंह ने बड़ी हिम्मत से खुद को संभाला। धीरे धीरे तीनों बेटियों की शादी भी कर दी। राजेश और दीपिका पहले से ही एक दूसरे को चाहते थे, तो 2007 में उन्होंने दोनों की शादी करवा दी। घर का खर्च चलाने के लिए राजेश ने बाहर ही छोटी सी किराने की दुकान खोल ली थी। दीपिका का मायका भी यहीं देहरादून में था। प्रेम सिंह सीधे सादे और समझदार इंसान थे। बेटे बहू के साथ खुश रहते थे। 4 मार्च की दोपहर से ही दीपिका काफी परेशान थी। शाम तक उसकी चिंता और बढ़ गई। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह सीधे रायपुर थाने पहुंच गई। वहां उसने थानाध्यक्ष प्रदीप राणा को बताया कि सुबह से उसके पति और ससुर दोनों गायब हैं। पुलिस वाले ने पूछा तो दीपिका ने बताया कि आज सुबह वे दोनों अपनी सेंट्रो कार से बुलंदशहर जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन न तो अभी तक लौटे हैं और न ही उनका मोबाइल मिल रहा है। दीपिका ने यह भी बताया कि उसके 65 साल के ससुर प्रेम सिंह भले ही देहरादून में रहते थे, लेकिन कभी कभी बुलंदशहर वाले गांव जाया करते थे। दीपिका से औपचारिक बातें करने के बाद थानाध्यक्ष ने उसके पति और ससुर की गुमशुदगी दर्ज कर ली। उन्होंने खुद भी राजेश और उसके पिता के फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के मोबाइल बंद ही आ रहे थे। उसी रात करीब 2 बजे डोईवाला थाने की पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। तभी देहरादून हरिद्वार हाईवे पर कुआंवाला के पास सड़क किनारे एक कार खड़ी दिखी। पुलिस पास गई तो देखा कि कार के दरवाजे खुले हुए थे। जब पुलिस ने कार की पिछली सीट पर देखा तो वहां 2 लाशें पड़ी हुई थीं। दोनों कंबल और चादर में लिपटी थीं और उन पर खून के धब्बे लगे थे। गश्ती दल ने तुरंत फोन करके यह खबर थानाध्यक्ष राजेश शाह को दी। 2 लाशें मिलने की सूचना मिलते ही वे भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जांच शुरू की तो साफ हो गया कि दोनों की हत्या बहुत ही बेरहमी से की गई थी। उनके शरीर पर जगह जगह चाकू के वार थे। गर्दन और बाकी हिस्सों पर भी कई चोटें थीं। इतना ही नहीं, दोनों के गले में रस्सी भी कसी हुई थी। थानाध्यक्ष ने जब इस दोहरे हत्याकांड की खबर ऊपर तक पहुंचाई तो एसएसपी स्वीटी अग्रवाल, एसपी सिटी अजय सिंह और एसपी देहात श्वेता चौबे तुरंत मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने कार की जांच की तो उस पर आग से जलने के निशान मिले। इससे साफ था कि हत्यारों ने लाशों को कार समेत जलाने की कोशिश भी की थी। जांच में यह बात भी सामने आई कि हत्या कार में नहीं हुई थी, बल्कि कहीं और करके शव यहां लाकर डाल दिए गए थे। सुबह होते होते जब लोगों को कार में लाशें मिलने की खबर लगी तो आसपास के लोग बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए, लेकिन कोई भी लाशों की पहचान नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। जब कार के बारे में जानकारी निकाली गई तो पता चला कि वह दीपिका राणा के नाम पर दर्ज है, जो तपोवन कॉलोनी में रहती है। तपोवन कॉलोनी रायपुर थाने के इलाके में आती थी। इसी वजह से थानाध्यक्ष राजेश शाह ने रायपुर थाने से संपर्क किया। वहां से पता चला कि दीपिका ने अपने पति और ससुर की गुमशुदगी दर्ज कराई थी और यह भी बताया था कि दोनों कार से बुलंदशहर के लिए निकले थे। जब कार में 2 लाशें मिलने की खबर आई तो रायपुर थाने के प्रभारी प्रदीप राणा को शक हो गया कि शायद ये लाशें वही बाप बेटे की हों। उन्होंने तुरंत संदेश भिजवाकर दीपिका को थाने बुला लिया और फिर उसे पोस्टमार्टम हाउस ले गए, जहां शव रखे गए थे। जैसे ही दीपिका ने लाशें देखी, वह जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर में उसके मायके और ससुराल दोनों तरफ के रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए। दोनों शवों की पहचान हो गई। दीपिका इतनी टूटी हुई थी कि उससे ज्यादा पूछताछ करना मुमकिन नहीं था। बस हल्की फुल्की पूछताछ में उसने साफ कह दिया कि परिवार की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि जब दुश्मनी ही नहीं थी तो आखिर उनकी हत्या क्यों और किसने की। एसएसपी स्वीटी अग्रवाल ने मामले की गंभीरता देखते हुए एसपी तृप्ति भट्ट और एसओजी प्रभारी अशोक राठौड़ को भी जांच में लगा दिया। पुलिस की संयुक्त टीम हत्याकांड की वजह तलाशने में जुट गई। जहां कार मिली थी वहां आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि कार पूरे दिन वहीं खड़ी रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इससे साफ था कि हत्या पहले कहीं और की गई और फिर सुबह के समय कार वहां लाकर छोड़ दी गई। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। राजेश की बहन गीता की तहरीर पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने राजेश और उसकी पत्नी दीपिका के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली। जांच में पता चला कि राजेश के फोन की आखिरी लोकेशन 4 मार्च 2017 की सुबह तड़के लाड़पुर इलाके में थी, जो कुआंवाला के पास पड़ता है। यह जानकर पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि दीपिका ने तो बताया था कि वे लोग सुबह करीब 9 बजे घर से निकले थे। कॉल डिटेल्स से साफ हो गया कि दीपिका ने पुलिस से झूठ बोला था। अब शक की सुई उसी की तरफ घूम गई। जब पुलिस ने उससे दोबारा पूछताछ की तो वह अपने बयान पर अड़ी रही। इतना ही नहीं, उसने अपने 8 साल के बेटे नोनू को भी आगे कर दिया।
नोनू ने भी पुलिस के सामने कहा कि उसने पापा को घर से जाते वक्त बाय किया था। पुलिस ने नोनू से अकेले में घुमा फिराकर बात की और यहां तक कि उसे चॉकलेट का लालच देकर भी पूछने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार वही बात दोहराता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यह बयान पहले से रटा दिया गया हो। शक के आधार पर पुलिस ने दीपिका के घर की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन वहां ऐसा कोई सबूत या असामान्य चीज नहीं मिली जिससे यह साबित होता कि हत्या वहीं हुई थी। फिर भी पुलिस को यह अंदाजा जरूर हो गया था कि दीपिका कोई सीधी सादी औरत नहीं, बल्कि बड़ी चालाक और शातिर स्वभाव की है। पुलिस ने जब दीपिका के मोबाइल की कॉल डिटेल्स दोबारा खंगालियों तो उसमें एक नंबर बार बार सामने आया जिस पर वह अक्सर बात करती थी। 3 मार्च की रात और 4 मार्च की सुबह करीब 5:30 बजे भी उसने उसी नंबर पर कॉल किया था। जांच में पता चला कि यह नंबर योगेश नाम के आदमी का है। योगेश शहर में गांधी रोड पर एक रेस्टोरेंट चलाता था। जब पुलिस ने योगेश के फोन की कॉल डिटेल्स देखी तो उसकी लोकेशन भी उसी जगह मिली जहां से दोनों की लाशें बरामद हुई थीं। इतने में पुलिस की सारी कड़ियां जुड़ गईं। इसी बीच यह भी सामने आया कि दीपिका और योगेश के बीच प्रेम संबंध थे, जिनको लेकर घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। इतने सबूत मिल जाने के बाद पुलिस ने दीपिका से दोबारा पूछताछ की, लेकिन इस बार वह सवालों के आगे टिक नहीं पाई। असलियत यह थी कि वह इतनी चालाक और षड्यंत्रकारी निकली जितनी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। अपने अवैध रिश्ते को आगे बढ़ाने और प्रेमी योगेश के साथ जिंदगी बसाने के लिए उसने पूरा प्लान तैयार किया था। इसके बाद पुलिस ने योगेश को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ हुई तो एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। दरअसल राजेश से शादी के बाद दीपिका की जिंदगी आराम से कट रही थी। दोनों के बीच प्यार और भरोसे का रिश्ता था। राजेश सीधा साधा इंसान था, जबकि दीपिका बिल्कुल इसके उलट तेज तर्रार और फैशनेबल स्वभाव की थी। करीब 2 साल पहले योगेश रायपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में ठेके पर कुछ काम करने आया था। उस दौरान वह जिस गेस्ट हाउस में रुका था, वह गेस्ट हाउस राजेश के घर के ठीक पीछे पड़ता था। योगेश हरियाणा के करनाल का रहने वाला था। देहरादून में वह छोटे मोटे ठेकेदारी का काम करता था। वह अक्सर राजेश की दुकान पर भी आ जाता। इसी बहाने दोनों में जान पहचान हो गई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ी और योगेश घर तक आने जाने लगा। दीपिका जब भी छत पर कपड़े सुखाने जाती, योगेश चोरी चुपके उसे निहारता रहता। पहली ही नजर में उसने ठान लिया था कि किसी भी तरह दीपिका को हासिल करना है। राजेश से दोस्ती करना भी उसी प्लान का हिस्सा था। कुछ मुलाकातों के बाद दीपिका ने भी उसकी आंखों में अपने लिए चाहत पहचान ली। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हुई और वे मोबाइल पर बातें करने लगे। उधर राजेश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस दोस्त पर वह आंख मूंद कर भरोसा कर रहा है, वही उसकी पीठ पीछे उसकी इज्जत पर वार कर रहा है। धीरे धीरे दीपिका पूरी तरह योगेश के असर में आ गई और दोनों ने अपने रिश्ते को प्यार का नाम दे दिया। अब दीपिका अलग अलग बहाने बनाकर घर से निकलती और योगेश से मिलने जाती। इस बीच योगेश ने तहसील चौक के पास अपना रेस्टोरेंट खोल लिया और खुद गोविंदगढ़ में रहने लगा। दीपिका ने पति को धोखा देकर योगेश के सपने देखना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उनके बीच सारी हदें टूट गईं। इसके बाद जब भी राजेश और उसके पिता प्रेम सिंह घर से बाहर होते, दीपिका मौका पाकर योगेश के साथ वक्त बिताती। राजेश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी उसके साथ बेवफाई कर रही है, लेकिन भला ऐसे रिश्ते कब तक छिपते। आखिरकार एक दिन राजेश ने खुद अपने घर में उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया। पत्नी की बेवफाई देखकर राजेश का गुस्सा फूट पड़ा। उसने दीपिका की पिटाई की और योगेश को भी कड़ी बातें सुनाकर पत्नी से दूर रहने की चेतावनी दी। कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन बाद में दीपिका और योगेश ने फिर से चोरी छिपे मिलना शुरू कर दिया। राजेश से यह बात ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रही। नतीजा यह हुआ कि घर में आए दिन झगड़े होने लगे। दीपिका चाहती थी कि उस पर किसी तरह की रोक टोक न हो और वह खुलकर अपने प्रेमी के साथ जिंदगी गुजारे। अब वह ढीठ हो चुकी थी। अपनी गलती मानने की बजाय वह हर बार पति से उलझती। राजेश अपना घर टूटते नहीं देखना चाहता था। वह बार बार परिवार और बेटे का हवाला देकर दीपिका को समझाने की कोशिश करता, लेकिन दीपिका के दिमाग पर इसका कोई असर नहीं होता। हालात यहां तक पहुंच गए कि उसने राजेश से तलाक लेकर आजाद होने की इच्छा जता दी। यह सुनकर राजेश अंदर तक टूट गया, क्योंकि उसे पत्नी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। दीपिका अब हर हद पार कर चुकी थी। उसकी बातें सुनकर कई बार राजेश का गुस्सा फूट पड़ता और वह उसकी पिटाई कर देता। लेकिन दीपिका राह से इतनी भटक चुकी थी कि अब वह राजेश को भूलकर योगेश से दीवानगी की हद तक प्यार करने लगी थी। यहां तक कि उसने कई बार योगेश को नकद रुपए भी दिए, जो कुल मिलाकर 2.5 लाख तक पहुंच गए थे। राजेश लगातार मानसिक तनाव से गुजर रहा था। आखिरकार उसने सोचा कि तलाक ही सबसे अच्छा रास्ता है। इस पर दोनों तैयार हो भी गए, लेकिन बेटे को लेकर मामला अटक गया। राजेश चाहता था कि बेटा उसी के साथ रहे, जबकि दीपिका उसे देने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस तनातनी के बीच कभी कभी राजेश गुस्से में दीपिका की पिटाई भी कर देता। जब दीपिका अपनी पिटाई की बात योगेश को बताती तो योगेश अंदर ही अंदर बुरी तरह तिलमिला उठता। उसे यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि राजेश उसकी प्रेमिका पर हाथ उठाए। रिश्तों की कड़वाहट इतनी बढ़ गई थी कि हालात ये हो गए। दीपिका अपने बेटे के साथ बेडरूम में सोती और राजेश अकेला ड्राइंग रूम में पड़ा रहता। दीपिका अब अपना आचरण बदलने को तैयार नहीं थी।
और राजेश भी उसकी शर्तों पर तलाक देने के लिए राजी नहीं था। रिश्तों में नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि अब दीपिका विवेकहीन हो गई थी। वह हर हाल में योगेश की बनकर उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। योगेश भी इन हालात से परेशान हो चुका था। राजेश के रहते उनका साथ संभव नहीं था, इसलिए दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का खतरनाक फैसला कर लिया। यह काम अकेले योगेश के बस का नहीं था। उसके रेस्टोरेंट पर पप्पू और डब्बू नाम के दो युवक अक्सर आते रहते थे। दोनों दबंग किस्म के थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। योगेश उन्हें अच्छी तरह नहीं जानता था, लेकिन उसे लगा कि वे उसके काम के मोहरे बन सकते हैं। योजना के तहत योगेश ने जल्दी ही उनसे दोस्ती कर ली, फिर पैसों का लालच देकर उन्हें हत्या की योजना में शामिल कर लिया। दोनों ने बिना झिझक हामी भर दी। इसके बाद योगेश ने दीपिका से 50,000 रुपए लेकर उन्हें बतौर एडवांस दे दिया। अब दीपिका और योगेश उचित मौके का इंतजार करने लगे। उन्होंने 3 मार्च 2017 की रात राजेश को मारने की योजना बना ली। उस रात प्रेम सिंह अपने कमरे में और राजेश ड्राइंग रूम में गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन दीपिका की आंखों से नींद गायब थी। देर रात करीब 12 बजे के बाद योगेश पप्पू और डब्बू को लेकर घर के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा दीपिका ने ही खोला था। वह तीनों को सीधे ड्राइंग रूम तक ले गई। उनके पास पहले से ही गला दबाने के लिए रस्सी थी। राजेश उस समय सो रहा था। पप्पू और डब्बू ने जैसे ही उसके गले में रस्सी डाली, उसकी नींद टूट गई। मौत का एहसास होते ही वह छटपटाकर उनसे भिड़ गया, लेकिन तीनों ने मिलकर उसे काबू कर लिया। इस बीच दीपिका ने रसोई से 2 चाकू निकालकर उन्हें पकड़ा दिए। पहले रस्सी से गला दबाया गया और फिर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए। दीपिका ने राजेश के पैर पकड़ रखे थे ताकि वह हिलडुल न सके। योगेश के मन में राजेश के लिए गहरी नफरत थी, क्योंकि राजेश अक्सर दीपिका को मारता पीटता था। इसी वजह से उसने राजेश पर सबसे ज्यादा वार किए। इतने में आवाज सुनकर पास वाले कमरे से प्रेम सिंह बाहर आ गए। उन्होंने अपनी आंखों से यह खौफनाक नजारा देख लिया। यह देखकर सभी घबरा गए, क्योंकि उनका इरादा प्रेम सिंह की हत्या करने का नहीं था, लेकिन अब वह गवाह बन चुके थे। मजबूरी में उन्होंने प्रेम सिंह को भी मारने का फैसला कर लिया। उन्होंने मिलकर प्रेम सिंह को भी काबू कर लिया और चाकुओं से वार कर उसकी जान ले ली। पति और ससुर की सांसें थमते ही दीपिका के चेहरे पर खुशी झलक उठी। काम पूरा होते ही पप्पू और डब्बू वहां से निकल गए। इसके बाद दीपिका और योगेश ने मिलकर खून के धब्बे साफ किए और दोनों लाशों को चादर और कंबल में लपेटकर कार में डाल दिया। योगेश ने चाकू और राजेश का मोबाइल भी अपने पास रख लिया। सुबह होने से पहले ही वह कार लेकर निकल पड़ा। रास्ते में लाड़पुर के जंगल में उसने सब सामान फेंक दिया, मोबाइल बंद करके अलग कर दिया और कार को कुआंवाला के पास सड़क किनारे छोड़ दिया। उसने कपड़े से कार को जलाने की भी कोशिश की, लेकिन पूरी तरह आग नहीं पकड़ सकी। इस दौरान उसके हाथ पैर भी झुलस गए। काम निपटाकर उसने दीपिका को फोन किया और बता दिया कि लाशें ठिकाने लगा दी गई हैं। फिर वह अपने घर चला गया। उसी प्लान के मुताबिक दीपिका ने अपने छोटे बेटे को भी सिखा दिया था कि अगर कोई पूछे तो कहना है कि पापा जाते वक्त उससे हाथ हिलाकर बाय कर गए थे। शाम तक दीपिका ने पति और ससुर के बुलंदशहर जाने की कहानी गढ़ ली और थाने जाकर उनकी गुमशुदगी लिखवा दी। घर को भी उसने इतनी सफाई से दुरुस्त किया कि पुलिस की शुरुआती तलाशी में वहां से कोई सबूत नहीं मिल पाया। योगेश की निशानदेही पर पुलिस को खून से सने चाकू और सोफे के कवर बरामद हो गए। इसके बाद जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो सच सामने आ गया। 6 मार्च 2017 को पुलिस ने दीपिका और योगेश दोनों को अदालत में पेश किया। वहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।